जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरण आईएएस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। स्पीडी ज्योग्राफी की 2 क्लास हमने अपलोड की हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे जल संधियाँ हुई, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, घास के मैदान से आते हैं, कौन सा घास का मैदान कहाँ पे है। जलधाराएँ हुई, कौन से जलधाराएँ कहाँ पर हैं। तो इस तरह से बहुत शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे तो सारी चीज़ रिवीजन हो जाएंगी। इसी तरह से रिवीजन ये क्लास है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे समुद्र में जो नमक होता हो, कौन कौन सा नमक होता है, कितनी मात्रा में होता है, पूछा गया अक्सर। इसके बाद क्रस्ट की संरचना में कौन से तत्व ज़्यादा होते हैं, कौन से सर्वाधिक पॉपुलेटेड शहर कौन कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा भी जैसे सबसे बड़े छोटे ग्रह, स्थानीय पौने, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। उसको अगर दोहरा लेंगे तो बहुत अक्सर जो जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आपको आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस प्री के लिए। शुरू करते हैं। पहले समुद्र में जल में जो नमक होता है, लवण होता है, उसमें कितनी प्रतिशत मात्रा, किस लवण की कितनी प्रतिशत मात्राएँ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा होती है सोडियम क्लोराइड NaCl। सामान्य नमक जो हम लोग खाते हैं कितनी होती है, 77.8% होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% होती है। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% होता है। कैल्शियम सल्फेट 3.6% होता है। पोटेशियम सल्फेट कितना होता है, 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। ये होता है जो समुद्र का जल होता है, उसमें लवण की जो संरचना होती है, साल्ट की जो संरचना होती है, वो ये होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इस तरह से होता है, आप देख लीजिए। कई बार पूछा गया क्रस्ट की संरचना में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है। तो क्रस्ट के निर्माण में कुल 110 तत्व भाग लेते हैं, लेकिन 8 तत्व ही 98% क्रस्ट का निर्माण कर देते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। सबसे ज़्यादा 47% ऑक्सीजन होता है। फिर सिलिकन होता है, क्या होता है, सिलिकन दूसरे नंबर पर है, सिलिकन 28% होता है। एल्युमिनियम 8% होता है। आयरन 5% होता है। तो इस तरह से 4 हमने दे दिया है, और बाकी 110 तत्व भाग लेते हैं इसमें, जिसमें 8 तत्व ही 98% क्रस्ट का निर्माण कर देते हैं। अब इधर आते हैं, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर कौन कौन से हैं, अक्सर पूछा जाता है। क्रम पूछ लिया, मिलाने वाला पूछ लिया, कौन सा शहर, कितनी पॉपुलेशन है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर टोक्यो है, जापान की राजधानी, 3.7 करोड़ है। सबसे ज़्यादा कहाँ पॉपुलेशन है, टोक्यो में। फिर दिल्ली में 3.38 करोड़। संघाई जो चीन में है 2.98 करोड़। ढाका में 2.39 करोड़, ये चौथे नंबर पर है। साओ पाउलो ब्राज़ील का एक शहर है, 2.28 करोड़ है यहाँ की जनसंख्या। काहिरा मिस्र की राजधानी है, 2.26 करोड़ है। मैक्सिको सिटी 2.25 करोड़ है। फिर बीजिंग में 2.21 करोड़ है। मुंबई की जनसंख्या कितनी, 2.16 करोड़। और 10वें नंबर पर ओसाका है भी जापान में, 1.189 करोड़ है यहाँ की जनसंख्या। इस तरह 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर विश्व के। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी तक जानते हैं चीन था, लेकिन अब कौन सा हो गया है, 30 सितंबर 2024 की, ये भी 2024 की लेटेस्ट डाटा है, 2024 के डाटा के अनुसार ये जनसंख्या दी हुई है। इसके बाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, 30 सितंबर 2024 के डाटा के अनुसार भारत नंबर 1 पर आ गया। पहले चीन था, भारत हो गया है। 1 अरब 1.4272 अरब है, और आगे जनसंख्या पूरा हमने नहीं लिखा है, एक अप्रॉक्सीमेट जान जाइए। चीन की जनसंख्या कितनी है, 1.4251 अरब। अमेरिका की लगभग अप्रॉक्स 35 करोड़। इंडोनेशिया की लगभग 22.99 करोड़ है, तो 23 अप्रॉक्स हमने लिख दिया, 23 करोड़। पाकिस्तान की 5वें नंबर पर है, पाकिस्तान 22.51 करोड़, ये डिसेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है। पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया आता है, नाइजीरिया 15.47 करोड़, 6वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर ब्राज़ील है, 21.85 करोड़। बांग्लादेश की जनसंख्या 16.22 करोड़, 8वें नंबर पर है। फिर 9वें नंबर पर रूस है, 14.414 करोड़। मैक्सिको है 12.65 करोड़, ये 10वें नंबर का शहर है। इस तरह से 10 शहर हैं। भारत, चीन, अमेरिका, 10 देश हैं। भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको, ये टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, और ये टॉप 10 पॉपुलेटेड शहर हैं। अब आते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी, उनका क्रम भी कई बार पूछा गया है, देख लेते हैं यहाँ पर। एंडीज सबसे लंबी है, कहाँ पर है ये, बोलिविया शुरू होती है, और दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊपरी सिरे शुरू होती है, नीचे तक जाती है, पेरू और चिली। तो ये 7000 किलोमीटर लगभग है, सबसे लंबी। फिर राकी है, यूएसए के पश्चिमी तट पर है, वो वहाँ पर जो है ये 48 किलोमीटर लंबी है, पूरा उत्तर से दक्षिण तक, कनाडा से लेकर के यूएसए तक फैली हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है, 4500 किलोमीटर लंबी है। फिर
ट्रांस अंटार्कटिक रेंज, ये 3500 किलोमीटर है। कुनलुन पर्वत जो ये है, ये मंगोलिया के आसपास है, ये पूरा मध्य एशिया में है, 3000 किलोमीटर लंबा है। यूराल पर्वत यूरोप का है, ये 2500 किलोमीटर है। एटलस 7वें नंबर पर है, ये कितना है, 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हिमालय उसके बाद 8वें नंबर पर आता है, इसकी लंबाई कितनी, 2400 किलोमीटर। इस तरह से एंडीज सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है। फिर रॉकी है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, फिर ट्रांस अमेरिकन रेंज है, कुनलुन पर्वत है, फिर यूराल है, एटलस है, हिमालय है। कहाँ है ये आप लोग देख लिए। इसके बाद जो है ग्रह, जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये सब लोग जानते हैं, अक्सर रहते हैं, लेकिन अगर भूल जाता है तो एक बार देख लीजिए। बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे जस्ट छोटा शनि है, उससे जस्ट छोटा अरुण है, फिर चौथे नंबर का वरुण है, फिर उससे छोटा पृथ्वी है, पृथ्वी चौथे नंबर का है, 1 2 3 4 5वें नंबर सबसे छोटा ग्रह, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। इस तरह से इनका क्रम है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, और पृथ्वी की जो रखा जाता है वरुण और शुक्र के बीच में। और इसके बाद ये जो है अगला है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। इसमें ये देखिए, क्रोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, मोना लोआ हवाई द्वीप में, अक्सर मिलाने वाला पूछा जाता है। क्रोटोपैक्सी कहाँ, मोना लोआ कहाँ, माउंट कैमरून में, नाम से ही पता चल रहा है। माउंट टिरेबस रास द्वीप या अंटार्कटिका में है। माउंट एटना सिसिली, इटली का एक द्वीप है सिसिली, नीचे वहाँ पे है। विसुवियस, ये नेपल्स की खाड़ी में, इटली में ही पड़ता है, ये भी विसुवियस भी, ये माउंट एटना ये भी। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का इसके प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, इसमें से अग्नि फूटती रहती है हमेशा। लिपारी द्वीप पे है। क्राकाटोवा इंडोनेशिया में है। चिम्बराजो इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जो है जापान में बहुत फेमस है। माउंट पिनाटुबो कहाँ है, फिलीपींस में है। देमबंद ईरान में है। कोह सुल्तान ईरान में है। किलिमंजारो तंजानिया में, किलिमंजारो पर्वत भी है, किलिमंजारो तंजानिया में ज्वालामुखी भी है। स्थानीय पौने, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं स्थानीय पौनों से भी विश्व के। तो चिनूक यूएसए में है। इराकी पर्वत के पूर्वी ढालों से पश्चिम तट में है, हम जानते हैं अमेरिका, उत्तर अमेरिका के, कनाडा और उत्तर अमेरिका, उसके पूर्वी ढालों से उतरता है जब ये, तो गर्म और अस्थानीय पवन होने की वजह से वहाँ पर अक्सर जो है उस क्षेत्र को बर्फ से मुक्त रखता है और चरवाहों के लिए बहुत आदर्श स्थिति पैदा करता है ये। इसी तरह से फोन भी है चिनूक की तरह। ये आल्प्स के उत्तरी, आल्प्स जो पर्वत है यूरोप का, उसके पूर्वी ढाल पे, उत्तरी ढाल पे उतरता है ये पवन, और गर्म और शुष्क होता है। इससे वहाँ पर जो ठंडी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। सिराको, ये सहारा में है। सिराको सहारा में जब चलती है तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, और भूमध्य सागर क्रॉस करके जब इटली में वर्षा करती है तो वहाँ पर सहारा की जो रेड सैंड होती है, लाल बालू होती है, वो भी नीचे आती है। इससे वहाँ रक्त वर्षा कहते हैं इटली में। ब्रैक रोलर ये यूएसए में है, गर्म मध्य अमेरिका में पूरा चला करता है। ब्रैक रोलर गर्म हवा है। टेम्पोरल ये मानसूनी हवा है मध्य अमेरिका की, ये यूएसए मध्य अमेरिका की, यूएसए में मध्य अमेरिका में चलने वाली एक मानसूनी हवा है। सिमूम ये अरब में चलती है, गर्म और शुष्क हवा है। हरमटन ये सहारा रेगिस्तान में भी चलती है, सहारा से पश्चिम की तरफ, जैसे ये चलती थी हरमटन वैसे भी चलती है, लेकिन ये गर्म स्थानीय पवन है। और ये चिली में, गिनी तट पर जब एकदम उससे कह सकते हैं मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से, जैसे अपने यहाँ मानसूनी मौसम होता है, लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं, तो उस समय ये जाके वहाँ शुष्कता पैदा करती है और लोग भले चंगे हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर विंड भी इसको कहते हैं हरमटन को। फिर ब्रिक फिल्डर आती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है, शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर ये भी ऑस्ट्रेलिया में शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्डर विक्टोरिया प्रांत में चलती है, ध्यान रखिएगा। लू जो है उत्तरी भारत में जानते हैं गर्मी में चलती है। सांता आना कैलिफोर्निया में गर्म हवा है। जोंटा ये अर्जेंटीना की है, गर्म हवा है, इसमें से अक्सर पूछा गया है, मिलाने वाला भी आता है। ठंडी हवाओं की बात करें तो मिन्स्ट्रल ये फ्रांस में चलती है, ध्रुव की तरफ से आने वाली हवा है और मौसम को बहुत ही ठंडा कर देती है। जिधर से हवा चलती है उधर खिड़कियाँ नहीं लगाई जाती हैं फ्रांस में। इटली और यूगोस्लाविया में भूमध्य सागर के तट पर चलने वाली, एडियाटिक तट पर चलने वाली वो बोरा जो है, ये भूमध्य सागर इटली और यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है। ब्लिजर्ड ये कनाडा यूएसए में मिन्स्ट्रल की तरह ही है। और पैम्पेरो अर्जेंटीना और चिली में चलती है, ठंडी हवा है। लेवांटर दक्षिणी स्पेन में भी उसकी तरफ से, ध्रुव की तरफ से आने वाली हवा लेवांटर दक्षिणी स्पेन में। अब वनस्पतियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। कुछ अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी किस, जैसे ट्रोपोफाइट क्यों नाम रखा गया है, तो ये बनवा घास वनस्पति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो पाई जाती है, बनवा घास वनस्पति। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो जल से ही पता चलता है, तो जल का ऊपरी सतह पर होती है। हाइग्रोफाइट, हाइग्रो माने आर्द्रता, तो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होती है। जीरोफाइट ये मरुस्थल में पाई जाने वाली है। मीसोफाइट टैगा वनस्पति है। जीरोफाइट कहाँ होती है, मरुस्थल में, ध्यान रखिएगा। क्रायोफाइट
ये टुंड्रा में होते हैं। क्रायोजेनिक्स इंजन जो होता है तो ठंडे से मतलब है। हाइलोफाइट, हाइलो नमक लवण संबंधित होता है, नमकीन जल में होने वाली वनस्पति को हाइलोफाइट कहते हैं। लिथोफाइट वनस्पति कठोर चट्टान पर जो होती कहते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो पत्थरी होती है पेट में उसको तोड़ने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर लिथो वही है पत्थर, यानी पत्थर पे जो हो कठोर चट्टान पे हो लिथोट्रिप्सी है। पायरोफाइट यानी अग्नि प्रतिरोधी, ये अग्नि प्रतिरोधी जो वनस्पति होते हैं पायरोफाइट कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर। इस तरह की एक दो वीडियो और देखने के लिए जहाँ से केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उठा के रखते हैं उसको आप इन छोटे छोटे क्लासेज में ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।